जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। देखिए हम लोग पीसीएस 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं। पीसीएस 2023 इसको हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और ये जो एग्जाम्स है वो 14 मई को निर्धारित किया गया है। 14 मई 2023 को निर्धारित किया गया है, तो इसी को हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे। और जैसा कि एग्जाम का पैटर्न आप लोगों ने देखा ही होगा, लगातार क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो हमने बताया है कि 2022 से लेके 2019 तक, और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रही तो हम 18 और 17 भी करेंगे, लेकिन फिलहाल 2019 तक का हमारा टारगेट है। 2022 से 2019 तक इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे और यहाँ से 70 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर 14 मई को जाते हैं और ईमानदारी से पेपर लगा के जाते हैं तो 70 प्लस क्वेश्चन यहीं से जब आपको मिल जा रहे हैं तो फिर भैया नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करिए, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो लोग नए हैं, जो पहले नहीं देखे हैं क्वेश्चन 1 से 50 तक नहीं देखे हैं, वो देख लें। और मैं बता दूं, जो नए विद्यार्थी हैं, इसका जो कट ऑफ गया था, अगर आपने नंबर देखा होगा तो कितने नंबर, 117 नंबर जिनका था उन्होंने मेंस लिखा था। और अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 87 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया था उन्होंने मेंस दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई होगी और इस बार मेंस देने का मौका मिलेगा, और मेंस नहीं, फाइनली सिलेक्शन होगा आप लोगों का, है ना। बस ईमानदारी से पेपर कर लीजिए प्रीवियस ईयर का जो है। तो चलिए हम लोग लगाएंगे 51वें क्वेश्चन से, हम लोग देखेंगे। 51वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मिलाइए भैया। भारतीय जल सेना अधिनियम 1937, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक पंचायत भी इसे कहा जाता है, 1933। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। डी 1933 ये गलत है ना। अच्छा तो हुआ कब है, अगर 1933 गलत है तो सही क्या है, सही क्या है। सांप्रदायिक पंचायत की अगर हम बात करें तो ये कब का है भैया, ये 1932 का है। आपने देखा होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जब अंबेडकर साहब वापस आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उसके बाद आंदोलन कर दिया था, फिर पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ है, 1932 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना पैक्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कब का है, ये सांप्रदायिक पंचायत 1932 का है। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकजे डोनाल्ड, है ना, उन्होंने ये चीजें निर्णय दी थी सांप्रदायिक पंचायत की। चलिए बाकी जल सेना ये भी सुमेलित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 आप जान ही रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, 1930, 1931 और 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, है ना, कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे 1932 वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगाइए इसको। बाइलैंग्वेज है पेपर, है ना, आप चाहें तो अगर जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला देख सकते हैं और जो हिंदी माध्यम के हिंदी वाला देख सकते हैं। चलिए वैसे ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के ही होंगे, तो मैं हिंदी का जो ये किया गया है ट्रांसलेशन उसी को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। लगाइए इसको। अब इसका सन अगर आपको पता होगा तभी काम हो पाएगा, है ना। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई है वो 1927 में हुई है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में साइमन कमीशन आया 1928 में और 1927 में इसकी नियुक्ति हुई है। और आया कब है ये भी पूछा गया है, तो 1928 में, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1928 में भारत आया है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर ने हरामखोर ने गोली चलवाई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। और उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये 1930 कब का है भैया, 1930 का है, पूछा गया है एग्जाम में, है ना, कई बार ये 1930। और फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु जो हुई है वो कब की है, तो ये है 1915। अगर डेट पूछे तो 5 नवंबर 1915। तो इसमें सबसे पहले कौन होगा, यही चौथा। देखिए ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं पहले, तो पहला और चौथे पे खेलना है आपको। तो 1915 फिर 1919, यानी कि कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा, ये भी कट गया, ये वाला सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए साइमन कमीशन के बारे में हमने बता ही दिया, 1927 में नियुक्ति हुई है, 28 में भारत आया है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है ना। तो और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। ये इतिहास में आपको क्रम याद होना चाहिए भैया, है ना। इतिहास में जब क्रम याद होगा तो आप काम कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन साथ ही देख लेते हैं। कह रहा है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, इसी वजह से कहा जाता है बार बार पुराने पेपरों को लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा भैया, लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली पर जो है आईएनए के जो अधिकारी थे उन पर आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। कब चलाया गया था ये भी पूछा गया है। तो 1945 में, 1945 में, सॉरी 1945 में, 1945 में चलाया गया है ना। एक आध दो बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने लोग थे, तो 3 अधिकारी थे। कौन कौन थे, मेजर शाहनवाज थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों थे और कर्नल प्रेम सिंह थे, है ना। तो इनको जो है वकालत में बचाव पक्ष में जो थे उनका भी नाम पूछा गया है। तो भूला भाई देसाई जी थे, ये इंपॉर्टेंट है, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने इनके मुकदमे को देखा था और बाद में इन लोगों को बरी कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन कारण का है। चलिए लगाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वता संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अच्छा, कारण बता रहे हैं क्यों ऐसा हुआ है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ठीक बात है भैया, दोनों सही है, ए और आर की व्याख्या करता है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में ये बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 55 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लगाइए भैया इसको। देखिए ये सब कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन से कथन सही है। जो भारतीय पंचांग है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। कह रहा है विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। तो भैया ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। सही कह रहा है ना, सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है, है ना। ना तो ये सही है और ना तो बी सही है। अच्छा काहे, तो विक्रम संवत नहीं था भैया, ये शक संवत होता अगर यहाँ, है ना, ये शक संवत है ना। हमारा जो कैलेंडर है वो कब का है, शक संवत का है। क्या है भैया, क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित किया गया था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कब का होगा भैया, आप लोग जरा बताइए इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, 1976। 1976 सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। जिसको नियोजित विकास ना समझ में आए वो देख लेता है कौन सा, ये प्लान डेवलपमेंट, है ना। तो नियोजित विकास आसान था क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो औद्योगिक विकास है उस पर इन्होंने बल नहीं दिया था। इन्होंने कहा था ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, है ना। ये इनका अपना पर्सनल मानना था ऐसा कि ग्रामीण उद्योग को विकास बढ़ावा देंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे पंचवर्षीय योजना चलाई गई, आपने देखा होगा 1952 से लेके, है ना, 2012 तक, है ना। 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 12 है कि 17 है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है ना, जिसमें पहले और दूसरे में औद्योगिक विकास पे ज्यादा फोकस किया गया। नेहरू जी की ये योजना थी, शुरू में इन्होंने ही चलाया था। चलिए
अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का है, जरा लगाइए इसको। अब देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है ना, सब क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करके जाइएगा तो आराम से 70 प्लस क्वेश्चन 4-5 पेपरों से ही फंस जाएगा आप। 58 नंबर क्वेश्चन है, लगाइए भैया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। अच्छा, क्योंकि भारतीय संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो इसमें क्या सही है, क्या सही है? तो कह रहा है भैया दोनों सही है, लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। अब देखिए संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये कह रहा है ना भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग जो है उस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, इसका ये कारण थोड़ी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी देखेंगे भैया, है ना। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ना, कुछ न मिलेगी। दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सब पॉलिटी में पढ़ाया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है सब, है ना। 60वां क्वेश्चन लगाइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए अनुसूचियों की बात है ना, 12 अनुसूचियां हैं, आप लोगों को देख लेनी है। 8 पहले थी, 4 बाद में जोड़ी गई हैं, 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची। उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। और दल बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची सही है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? सी, सी इज द राइट आंसर, सी सही नहीं है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में? आप लोग जरा बताइए इसको कमेंट करके। अगर हम बात करें इसकी पहले में जो है राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक होता है समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची, उसको भी देख लीजिएगा। द्वितीय में क्या है? द्वितीय में नहीं है ये। पहले में क्या है? संग्रहक्षेत्र, द्वितीय में वेतन, तीसरे में शपथ और चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि चौथी अनुसूची में है ये, है ना, चौथी अनुसूची में है ये। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? संग्रहक्षेत्र, और दूसरे में है वेतन, क्या है? वेतन, दूसरे में है वेतन। अच्छा, इसमें पूछा जाए अगर वेतन किसका किसका नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन जो है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉरी गलत हो गया, शपथ की बात है ना, शपथ जो तीसरी अनुसूची में है, ये इनका शपथ का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की बात है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। 61 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अब बताइए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, वो पूछ रहा है। आसान था क्वेश्चन, है ना। 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत, ग्राम पंचायत, क्या है? सॉरी, ग्राम पंचायत, 11वीं अनुसूची, ऐसे याद कर सकते हैं, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, इसे शामिल किया गया है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो वो शहरी निकाय की बात करता है, शहरी निकाय की, वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 73वां और 74वां संविधान संशोधन ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, 29 विषय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में पूछ रहा है कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कैबिनेट सचिव नहीं होता भैया, सिर्फ कौन सा सही है? एक सही है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
63 क्वेश्चन, इसीलिए कहा जाता है पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट, ये सब क्वेश्चन पेटेंट है, यहीं से बनते हैं, है ना। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अब समय नहीं बचा हुआ है, जितना पहले से पढ़ा गया है उसी को बार बार रिवाइज करिए। लगाइए भैया क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो किस राज्य में लागू होते हैं 6ठी अनुसूची में? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर मत कर दीजिएगा, तो इसमें एक ही है त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा लागू होते हैं। ए इज द राइट आंसर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए, जो रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है ना, ये अनुच्छेद भी पूछा गया, अनुच्छेद 32 और 226 ये हाई सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, और ये हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं। तो वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षी, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, बी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड और अधिकार पृच्छ, बाई व्हाट अथॉरिटीज। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा सी, प्रतिषेध। टू बी सर्टिफाइड नहीं है। बंदी प्रत्यक्षी में क्या होता है? सशरीर किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो कोर्ट कहती है कि उसे सशरीर कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए, तो वही कह रहा है टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देती है, बी कमांड, और अधिकार पृच्छ वाई बाई व्हाट अथॉरिटीज। कहने का मतलब ये है कि अधिकार पृच्छ में ये होता है कि कोर्ट पूछती है कि तुम किस अधिकार से नौकरी कर रहे हो, है ना, तुम किस अधिकार से अधिकारी बने हो, तो आप बताओगे कि हमने एग्जाम दिया है, हमने पेपर दिया है, हम क्वालिफाई हैं, इस वजह से हम एसडीएम बने। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, ये सुमेलित नहीं है ना, ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है भैया? टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षा के लिए है ना, उत्प्रेक्षा के लिए। और यहाँ क्या कह रहा है? प्रतिषेध, प्रतिषेध के लिए नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये किसके लिए है? उत्प्रेक्षा के लिए, उत्प्रेक्षा के लिए। 5 प्रकार की रिटें, बंदी प्रत्यक्षी, परमादेश, अधिकार पृच्छ, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अभी अभी हमने देखा था, हम पॉलिटी जब क्लास हम लोगों की चल रही थी उसमें हम लोगों ने देखा था इस चीज को। तो बताइए भैया कि कब का है ये? तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक अनुच्छेद 110, 10 धन विधेयक, 10 रुपए से याद कर सकते हैं धन, है ना, 110 धन। धन विधेयक से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? धन विधेयक कौन जो है ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, है ना, अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ये कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? लोकसभा में, केवल लोकसभा में, है ना, लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता इसे। चलिए, इतनी बातें धन विधेयक से आप लोग याद रखिए। अगला देखेंगे हम लोग। अब देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक आइडिया लगेगा आपको कि करंट अफेयर पूछा कैसे जाता है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो ये करंट का मुद्दा था, है ना, काफी चर्चित रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो मोतिहारी और अमिल्खगंज इज द राइट आंसर। मोतिहारी कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, यूनेस्को से क्वेश्चन बना है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो एक क्वेश्चन तो यहीं से है कि जो जयपुर है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कहाँ ये बैठक हुई थी वही पूछ रहा है। तो बाकू, बाकू कहाँ है? अजरबैजान, अजरबैजान में। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको।
लगाइए इसको। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नव नियुक्त प्रबंध निर्देशक कौन है? कौन है भैया इसके निर्देशक? उस समय हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी, इस वजह से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एक बार देख लीजिएगा। और ये पूछता है यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है ना? यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी पूछ लिया गया है एक दो बार। वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जॉर्जिवा। उनका नाम क्या है भैया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उनको मैं बता दूं, अभी हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे पहले शामिल किया गया है, पहले स्थान पे है, जिनका क्या नाम है? तो उनका नाम है वान डेन लेन करके है ना, क्रिस्टलिना वान डेन लेन है ना, वो यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष है। और पहले स्थान पे उसमें किसको रखा गया है भारत में? तो निर्मला सीतारमन को रखा गया। विश्व के सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे भारत में पूछे तो निर्मला सीतारमन को रखा गया है, वित्त मंत्री है। उनका स्थान कितना है? तो 36वां है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। चलिए इसको लगाइए जरा। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? तो उस कार्यक्रम का नाम पूछ रहा है, चर्चा में रहा है ध्रुव। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये जो है करंट अफेयर का मुद्दा है ना? करंट अफेयर का मुद्दा था उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा है इसमें मिलाने के लिए कि भैया मिलाइए कौन क्या है। तो ग्रेटा थनबर्ड उस समय बड़ी चर्चित रही हैं, है ना? उनका क्या रोल रहा है? तो पर्यावरण से संबंधित थी वो। तो बी में तीसरा लगाइए। बी में तीसरा, दो ऑप्शन है ये, बाकी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब दो पे खेलना है आपको। और लास्ट में देखिए डी में दूसरा है ना? डी में दूसरा है तो मिला दीजिए डी में दूसरा। और थॉमस कुक की अगर बात करें, थॉमस कुक की बात करें तो इन ये जो है क्या थी? ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी जो है इससे संबंधित। तो पहले में चौथा, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब देखिए इतना घुमा के पूछ लिया है ये क्वेश्चन, है ना? 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, है ना? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया ही। तो बताइए भैया इसमें कौन सा सही होगा? उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, है ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। एलिनार ओस्ट्रम, ओस्ट्राम, ये नोबेल जो अर्थशास्त्र का है उसमें पहली बार इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, पहली महिला थी। तो 2019 में ये किसको किसको मिला था? 3 लोगों को मिला था। कौन कौन? अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और एक और थे माइकल क्रेमर। माइकल क्रेमर, 3 लोगों को मिला था, है ना? एस्थर डुप्लो को मिला था 2019 में और बस इसमें एक ही नाम दिया गया। तो लोग यही करके आए थे, लेकिन पूछा क्या गया था? वो पहली बार किसको दिया गया है वो पूछा था। अब देखिए करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? किस अवधि से संबंधित है? तो इसका जो संबंध था वो 2019 से 2022। जल शक्ति मंत्री कौन है इस समय? गजेंद्र सिंह शेखावत। हर घर नल योजना चल रही है, आप लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा, है ना? अभी हम लोगों ने करंट अफेयर भी पढ़ा है पीछे क्लास में। करंट अफेयर एकदम कंसाइज मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो वो भी देख लीजिए मन करे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कई बार पूछा गया है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? वो एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? 2030 तक। 2030 तक ये आने वाले एग्जाम्स में फिर पूछा जा सकता है, तो एक बार देख के जाइएगा इसको।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 2 की बात कर रहा है, वो करंट अफेयर का मुद्दा था उस समय। चंद्रयान 2 के बारे में पूछ रहा है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो जीएसएलवी को जो है उसमें प्रयोग किया गया था, जीएसएलवी मार्क 3 M1। जीएसएलवी मार्क 3 M1, इसका नाम बदल दिया गया है भैया, है ना। नाम बदलकर क्या रखा गया है आप लोग जरा बताइएगा। और उसी के द्वारा जो नाम बदला गया है जीएसएलवी मार्क 3 का, उसी के द्वारा जो एक ब्रिटेन की कंपनी है उसके 36 उपग्रहों को भेजा गया है। उस कंपनी का नाम क्या है? वन वेव। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन वेव। चलिए अब देखिए, मिलाने के लिए दे रहा है, कह रहा है कौन सा सही है। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करंट अफेयर का मुद्दा था, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है, या उपयोग किए गए प्लास्टिक के कचरे से बना है, दोनों सही है ना, चर्चा में रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये सब इतने रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं, कई बार पूछा गया है ये सब। मिलाइए इसको भैया जरा, लगाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? कहते हैं खूने नहीं है। खून ऊन होता है लेकिन लाल नहीं होता है, सफेद होता है। उसका बताइए कि किस जीव में ऐसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तिलचट्टा। बाकी सब में तो मच्छर आपका खून चूस ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। खटमल, अगर जीवन सामान्य बीता हो तो खटमल भी देखा होगा आपने। और छिपकली का भी जो ब्लड है वो सफेद नहीं होता है ना, रेड होता है। तिलचट्टे का सफेद होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। आपके जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है उसको क्या करते, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। अब देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं? अगर पीछे जो 22, 21 और 20 का पेपर हमने कराया है तो वहां भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो लगाइए भैया इसको, आसान क्वेश्चन है, ये सब तो लगा ही सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। तो किस में होता है? दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में या दालों में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया है ना, इसी के द्वारा दलहनी फसलों में होता है। दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जड़ों में, है ना। जड़ों में क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है और यहीं पे बैक्टीरिया निवास करते हैं और नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेके यहाँ फिक्स कर देते हैं जमीन में। और ये पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना पाया गया है? अभी पिछली क्लास में हमने बताया है, शायद उसमें मिस्टेक हो गया था, तो 76% या 78%, सॉरी 76 नहीं, 78%, 78% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ना क्या है? ये नकदी फसल है, उष्ण कटिबंधीय प्लांट्स होता है ना। गेहूं जो है, गेहूं क्या है? रबी का फसल है। चावल खरीफ का फसल है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, घट जाती है ना, बुलबुले का लोप हो जाता है। ऐसा ऑप्शन दिया है, तो आयोग ने इसका राइट आंसर क्या माना है भैया? तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है ना। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्मोन से क्वेश्चन पूछा है। हार्मोन से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, इस बार पढ़ के जाइएगा आप लोग। बायोलॉजी के क्वेश्चन या साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन वही सेम पूछता है। सुमेलित नहीं है कह रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है। स्पार्टम संश्लेषित मधुकर है। नियोप्रीन क्या है? रबड़ है। रेयान रूपांतरित स्टार्च। ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए भैया कि कौन सा सही होगा इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रेयान। रेयान स्टार्च नहीं है, रेयान क्या है? फाइबर है। क्या है?
फाइबर है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, फाइबर है। रेयान क्या है? फाइबर है, स्टार्च नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, कपास, केस या बाल, लूटा रेशम और खुर। इसका जो राइट आंसर है ये होगा कपास। क्या है भैया? कपास प्रोटीन नहीं है। कपास प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? रेशा है ना, ये रेशा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्मल फ्लास्क के बारे में पढ़ रहा है। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। जो तरल उसमें भरा जाता है गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, तो इसमें से कौन जो है सही है? क्यों ऐसा होता है? संचालन भी होता है, संवाहन भी होता है, विकिरण भी होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है? आप लोग जानते होंगे। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों है ना। और ये अश्रु ग्रंथि जो है वो लक्राइनल ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है, यहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है अग्नाशय से, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है दो क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है? कैल्शियम विद्यमान रहता है। इसका जो राइट आंसर है जिप्सम हुआ, है ना। जिप्सम से एक चीज और याद रखिए, तो ये जो तेजाबी मिट्टी है, या कह सकते हैं खारापन है जिसका, खारेपन को हटाने के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ना। और जो तेजाबी मिट्टी है उसको खत्म करने के लिए लाइम अथवा चूने का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, लगाइए इसको भैया। कह रहा है क्वेश्चन कौन सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्लता। तो ये तो भैया तीनों ये जो है सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं। इज द राइट आंसर। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, तो किसके लिए होता है? तो ये फोटोग्राफी में उपयोग होता है। किसमें? फोटोग्राफी में। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, है ना। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, बाकी ये तीनों आपको याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण है? तुलसी क्यों जो है औषधीय गुण रखता है वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है फिनाल एवं फ्लेवोनाइड। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है, बढ़िया इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। तीसरा कह रहा है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। चौथा कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये गलत है, ये भी गलत है। कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या में अधिक होते हैं। बी इज द राइट आंसर। अरे भैया ये प्लांट है, ये उत्पादक हो गया, ये क्या है? उत्पादक है। इसको प्लांट को खाने वाले अगर अधिक होंगे तो पृथ्वी पर प्लांट कहां बचेगा और खाद्यान्न संकट आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता, इससे कम होंगे। अगर ज्यादा हो गए यानी कि कह सकते हैं शाकाहारी ज्यादा है, अगर मांसाहारी ज्यादा हो गए तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना।
तो कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं, संख्या से अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, हाँ ठीक है, उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं, गलत है, ये थोड़ी सही है। उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपोषण से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है सुपोषण क्या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ठीक है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, ठीक है। दोनों सही है भैया, है ना, दोनों सही है। कैसे सही है? मान लेते हैं ये प्लांट, ये तालाब है, ये तालाब है, इसमें जलकुंभी है, ढेर सारे जलकुंभी है। जब यहाँ पे जल निकाय में पोषक तत्वों का संवर्धन होगा, जब इसमें नदी से, है ना, या बरसात के जल से आपके खेतों से पानी जाएगा, और जब आप खेतों में खाद वगैरह डाले हैं वो जाएगा तालाब में। अब ये जो प्लांट्स है जलकुंभी, आप देखे होंगे बरसात में काफी ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। और ये क्या करते हैं? जल में घुलनशील ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन है इसको कम कर देते हैं, है ना। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। उसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये जो जलीय जीव है, ये जो जलीय जीव है, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? देखिए कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग बताइए जरा। बी इज द राइट आंसर, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए जियोग्राफी का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये ध्यान देना है, सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सही नहीं है, ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री है मान लेते हैं, और ये 10 डिग्री है। अब क्या कर रहा है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यानी कि ये ध्रुवों से कह रहा है कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ये जाति विविधता अधिक होगी। ये गलत है, ये गलत है। सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है, 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में। ऊपर जाएंगे तो घट जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं घट जाती है। दूसरा कह रहा है उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, है ना, तो ये तो सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन की वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। सही नहीं है ए सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? अब बताइए, इतनी बार पूछा गया है, लाइकेन, लाइकेन जो है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, थोड़ा जल्दी देखेंगे भैया। अलौडीकरण, समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण, पेयजल और व्यतिकरण, प्रोटीन, पाश्चुरीकरण, चाय। पाश्चुराइजेशन चाय में थोड़ी होता है, पाश्चुराइजेशन कहाँ होता है? दूध में होता है, दूध में होता है, मिल्क में होता है। ये क्या करता है? पाश्चुराइजेशन, लुईस पास्चर ने इस क्रिया को दिया था। हाई टेम्परेचर पे दूध को गर्म किया जाता है और तेजी से ठंडा किया जाता है, इसी क्रिया को कहा जाता है पाश्चुराइजेशन। गांव में देखा होगा आप लोगों को कि एक तो हाई टेम्परेचर होता है, एक तो लो टेम्परेचर पे अधिक समय तक गर्म किया जाता है, एक तो हाई टेम्परेचर पे कम समय तक गर्म किया जाता है। तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा, माताएं बहनें जो है दूध चढ़ा देती हैं चूल्हे पे और वो धीरे धीरे गर्म होता रहता है, तो वो 1-2 दिन तक खराब नहीं होता है ना, खराब नहीं होता है। पाश्चुराइजेशन की क्रिया उन्होंने पहले से पढ़ी है ना, इन्होंने तो बाद में दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाक नाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सोडियम क्लोरेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैं कह रहा हूं इसी वजह से कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको, 70 प्लस क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे एग्जाम में। आप जाएंगे पेपर लगा के तो आपको देखने को मिलेंगे वहां पे अच्छे से। चलिए इसी वजह से ईमानदारी से लगाइए इसको। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है, अभी पिछली क्लास में हमने देखा है इसको, मीथेन है। कौन है? मीथेन है। मीथेन से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है भैया? कहां पाया जाता है? तो दलदली स्थलों में पाया जाता है। पशुओं की जुगाली जो करते हैं, जो पागुल करते हैं जानवर, बैठ के खाना पीना खाने के बाद, वहां से भी मीथेन रिलीज होता है, धान के खेत से रिलीज होता है। ये क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और पूछा जाए सीएनजी का मुख्य अपघटक कौन है? तो मीथेन है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो वो भैया ब्यूटेन है। और प्राकृतिक गैस का कौन सा मुख्य घटक है? तो मीथेन है। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला O3, ये सब पूछा गया एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, दीव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, क्योंकि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य की घनिष्ठता के साथ अंतर संबंध है। तो ठीक है, अंतर संबंध है तो अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। इज द राइट आंसर। ए आर व्याख्या भी करता है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल होता है, तो कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं शामिल होता है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीनों होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में तीनों जो है शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है, फिर रिपीट होगा, तो इसी वजह से कहा जाता है भैया कि इसको अच्छे से लगाइए, मिलाइए भैया, कराए कालक्रम अनुसार उनको सजाइए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये कब का है? 1972 का है। ये डेट लिख लीजिए आप लोग, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता अधिनियम 2002 2002 पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 1973, 72 मत कर दीजिएगा, 73 है। प्रोजेक्ट हाथी 1992, है ना। ये देखिए यही पासे में देता है, 2 और 3 यही कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। 1992 मिलाइए, पहले कौन होगा? 1972, यानी कि पहला। 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए आपके, है ना, 2 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए। उसके बाद फिर 1973, यानी कि दूसरा, पहला दूसरा, ये तीसरा है, इसको भी खत्म कर दीजिए। इज द राइट आंसर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 1972 पहला तीसरा होगा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, फिर चौथा और फिर दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये होगा, पहला तीसरा चौथा दूसरा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर और हम बात कर ले थोड़ा सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, है ना। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन वहां है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है कि ऐसे ही पूछा गया है, एक आइडिया लगेगा आपको कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। लगाइए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु दर की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? कितने दिन के अंदर कानूनी रूप से अनिवार्य भैया कराना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 21 दिन।